नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन बाय पुलक प्रसाद। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ने की तैयारी मैं कर रहा हूँ। पहाड़ मतलब इन्वेस्टमेंट को समझना। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यूएस में अगर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है 1 से 2%, उसके साथ साथ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। हाँ, हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। बहुत स्ट्रेसफुल काम है इन्वेस्टमेंट और बहुत रिस्की काम भी है इन्वेस्टमेंट। बट मुझे बड़ी खुशी है कि इस चीज़ को मैं पहले सीखना चाहता हूँ। ये इतना आसान है कि हर आदमी इसमें घुस सकता है और लोगों को लगता है इसमें कुछ सीखने को है नहीं, खाली टिप्स है। और आजकल तो बहुत से कोर्सेज भी चलते हैं ऑनलाइन, ये भी एक तरह से हम कोर्स के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं किसी और को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ख़ुद को पढ़ा रहा हूँ। और इससे मैं कोई गारंटी नहीं पाऊँगा कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। केवल कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत पकड़ेंगे हम। सबसे पहला पार्ट इस किताब का था अवॉइड बिग रिस्क्स। उसकी डिटेल्स जाकर के आप कवर कर दीजिएगा अगर नहीं पढ़ा तो। अब हम लोग आ गए हैं बाई हाई क्वालिटी कंपनीज़ एट अ फेयर प्राइस। अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ को अच्छे रेट पे ख़रीदना। और इसमें हमने कल पढ़ा था एक छोटा सा सेटअप साइबेरियन सॉल्यूशन के नाम से। इस पूरे चैप्टर का नाम ही उन्होंने रखा है साइबेरियन सॉल्यूशन, किसी खास वजह से। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था। जब मैं कोई और बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था इन्वेस्टमेंट पे, इतनी ज़्यादा बातें थीं कि पहली बात कौन सी याद रखनी चाहिए वो याद ही नहीं, समझ में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ खुशी इस बात की है कि 3 प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये 3 प्रिंसिपल्स आपको दिमाग में ठूस जाएं तो धीमे धीमे वो जड़ बनाती हैं, वो और बताती हैं कैसे। जैसे आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो जैसे आपने पूछा, पहली बार हम लोग सोचना शुरू करेंगे कितने बड़े नहीं करना है, कितना अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा है। जैसे आपने कहा मैंने 300 रुपये का स्टॉक खरीदा, मेरे लिए वो रिस्की है। अगर वो ज़ीरो हो जाए 300 रुपये का बुक या कोर्स, तो मेरे लिए बहुत रिस्की है। लेकिन जब मैं कोई किताब खरीदता हूँ तो यही सोच के खरीदता हूँ कि वो अच्छी किताब है। बहुत बार मैं उसको पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। लेकिन 300 400 करके आज मेरे पास अगर इसी का स्टॉक खरीदा होता, सोचिए 50 लाख का, और वो बढ़ गया होता तो क्या पता 1 करोड़ हो गया होता। 6 साल में लिया है। तो अपने को जब ये प्रिंसिपल्स पता चल जाए तो और गहराई में जाना होगा। ये चैप्टर है कैसे आप अच्छी कंपनीज़ को सेलेक्ट करें और उसका सही रेट कैसे मालूम करें। तो आज का टॉपिक का नाम इन्होंने दिया है ओह वेयर डू आई बिगिन। मैं कंपनीज़ को सेलेक्ट करना शुरू कैसे करूं। बड़ा टॉपिक है। पहले ये बताएंगे मुश्किलें, बाद में बताएंगे सॉल्यूशंस। इतनी आसानी से सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, पहले कंफ्यूज करेंगे फिर सॉल्यूशन देंगे। हाँ, सही में ये अच्छा है। यू हैव डिसाइडेड टू बिकम एन इन्वेस्टर इन ए लिस्टेड कंपनीज। कह रहे हैं आप तो डिसाइड कर चुके हैं कि मैं इन्वेस्टर बनूंगा लिस्टेड कंपनीज में। You value your intellect and discipline, and it seems that many of your friends and cousins are successful investors. तो 2 चीज़ें आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, और आपका डिसिप्लिन। और शायद आपके बहुत से दोस्त भी होंगे जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर लाइंग। यही नई चीज़ है इस किताब के बारे में। ज़्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं, बट दैट्स अनदर स्टोरी। खैर वो बात छोड़िए अपने दोस्तों के बारे में। इफ़ दे कैन डू इट, वाई कांट यू। आपको लगेगा जब मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यू चूज़ टू इग्नोर बफेट्स एडवाइस अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर कोई नौसिखिया है तो उसको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। निफ्टी 50 में जो 50 हैं कंपनीज, उसमें आप बोलते हैं उसमें नहीं करूँगा मैं। एंड लॉन्च हेड लॉन्ग इन टू एनालाइजिंग बिजनेसेस। और आप बोलते हैं मैं बिजनेसेस को एनालाइज खुद करूँगा। You have read the first chapter of this book, and although you are mildly peeved at the author's degree of risk aversion, you decide that maybe he has a point. Thank you. Heeding his advice, you have done your best to reject many categories of company that may increase your blood pressure at a later rate. कहते हैं आपने हमारी पहली किताब पढ़ी और पहले चैप्टर पढ़ लिया
और उसमें आपको लगता है कि हाँ बात तो सही है, हालांकि आपको पसंद नहीं आ रही उनकी ऑथर की बात, बट फिर भी आपने उनकी बात को मान करके बहुत सी कंपनीज़ को छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ग्रेट इन्वेस्टर मतलब ग्रेट रिजेक्टर। हैविंग शॉट डाउन हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस, आपने सैकड़ों बिजनेसेस को छोड़ दिया। यू आर नाउ एक्साइटेड अबाउट सेलेक्टिंग हाई क्वालिटी बिजनेस। अब आप इस क्वेश्चन पे आ गए हैं कि हाई क्वालिटी बिजनेस कौन सा है। यू ओपन योर लैपटॉप, लॉन्च द एप्लीकेशन और वेबसाइट विद डाटा ऑन कंपनीज एंड देन व्हाट डू यू डू। किसी फ्रेंड ने बताया कौन कौन से वेबसाइट हैं, ऐप्स जहाँ पर आप कंपनीज का डाटा ले सकते हैं। एक तो वही ऐप है स्क्रीनर, आपने स्क्रीनर खोजा, ये इस टाइप की बहुत सी ऐप्स हैं। टिकट टेप, हाँ टिकट टेप बताया भी था मुझे, गोपाल ने बताया था, टिकट टेप पे आप जा सकते हैं, स्क्रीनर पे जा सकते हैं। ठीक है, आपने खोल लिया, अब क्या देखें, व्हाट टू डू। फॉर एवरी कंपनी देयर यू सी गैजिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टैप। हर एक कंपनी के एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों पीसेस हैं इंफॉर्मेशन के, जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट लेवल, मार्जिन प्रोफाइल, यहाँ तक आते आते मेरे को चक्कर आ रहा है, लेकिन अभी बहुत से हैं। स्टॉक प्राइस मूवमेंट, एनालिस्ट्स व्यू, बॉन्ड रेटिंग, ट्विटर कमेंट्री, शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, टॉप मैनेजमेंट रिज्यूम, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट। ये तो भैया पहली बार पता चला कि लोगों की बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसकी ट्रांसक्रिप्ट लिखी जाती है और आप उसको पढ़ सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली फाइलिंग, मतलब क्वार्टरली मतलब एक ही क्वार्टर में कितना उन्होंने फाइल किया इनकम टैक्स, मीडिया कैसे कवर कर रही है, कॉम्पिटिटर का प्रोफाइल कैसा है, शेयर्स बॉट और सोल्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट्स, जो बड़े बड़े लोग हैं उस कंपनी के, उन्होंने उस शेयर को खरीदा या नहीं खरीदा, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री लेवल्स, इस कंपनी के पास कितना रिसीवेबल्स है, कितने एसेट्स हैं, या इनका इन्वेंट्री लेवल कितना है। सीईओ स्टेटमेंट्स, भैया सीईओ क्या बोलता है, रेडिट थ्रेड उसके बारे में क्या बोलता है, हेज फंड ओनरशिप, इस कंपनी के हेज फंड वाले ओनरशिप है या नहीं, एंड सो मोर। ऑल दिस इज जस्ट एट द कंपनी लेवल, और ये सब तो केवल कंपनी के लेवल पे है। जब मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा था तो मैंने पहले तो सोचा कि यार ये मेरे बस का नहीं है, फिर मैंने कहा नहीं, ये कुछ और बता रहा है। इस पूरे चैप्टर का नाम है साइबेरियन सोल्यूशन, और ये बता रहे हैं कि वो पहली चीज़ कौन सी पकड़नी है आपको। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये सब पढ़ना होगा, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन आगे पढ़ते हैं। यू हैव लिसन्ड टू सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ऑन टीवी, आपने टीवी में लोगों को एक्सपर्ट्स को सुना है। मैनी ऑफ होम सीम टू बिलीव दैट वन मस्ट ऑल्सो कंसिडर मैक्रो फैक्टर्स व्हेन मेकिंग अ बाई डिसीजन, और कहा जाता है कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैक्रो फैक्टर देखो कि बड़े लेवल पे क्या चेंजेस आ रहा है। यू स्टार्ट वॉलोइंग इन डाटा ऑन हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ, तो आप बोलते हैं अच्छा पहले जीडीपी ग्रोथ थी तो कंपनी कौन सी कैसे बढ़ी, प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ, अब आगे आने वाली जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी। बिकॉज मैं सुन रहा था वो बोलता है, राकेश झुंझुनवाला बोलता है कि अरे सेंसेक्स 12,000 जाएगा, करीब 4-5 साल पहले की बात है, और अब सेंसेक्स 25,000 पे है। बल्कि एक पॉइंट पर तो बोलता है सेंसेक्स कभी ना कभी 5 लाख पे जाएगा, अभी 25,000 पे है। तो मुझे मैंने सुना तो, हालांकि उसकी बात उस समय तो बहुत बड़ी लगी होगी, लेकिन अब काफ़ी आगे जा चुका है सेंसेक्स। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, महंगाई कितनी होगी, महंगाई की एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, गवर्नमेंट डेफिसिट, ये तो बिल्कुल आइडिया नहीं मुझे क्या है, गवर्नमेंट डेफिसिट क्या है, गवर्नमेंट की शायद उधारी होगी या देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, और ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैनी सच रेडीली अवेलेबल फैक्टर्स सपोजिडली क्रूशियल फॉर योर बाइंग डिसीजंस। तो कह रहे हैं ऐसी ढेर सारी बातें होंगी जो आपको लगेगा कि स्टॉक को खरीदने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। शुड यू स्टडी ऑल ऑफ देम और सम ऑफ देम, क्या करना चाहिए आपको, इन सबको पढ़ना चाहिए या कुछ को पढ़ना चाहिए। हाउ डू यू स्टार्ट, अब शुरू कैसे करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग द बिजनेस दैट यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर, आप कैसे कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट करें, नाम इकट्ठा करें, किसमें पैसा लगाना है। व्हाट मैक्रो फैक्टर्स इफ एनी शुड यू कंसिडर, कौन कौन से बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए। इन शॉर्ट वेयर डू यू बिगिन। ऑथर कह रहे हैं भैया मैं आपको पूछ रहा हूँ, या कोई भी आदमी, जैसे बचपन में जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले पढ़ाई कहाँ शुरू करता है, A B C D अक्षरों से, अक्षर ज्ञान,
क ख ग घ। तो यहाँ पर क ख ग घ क्या है, कहाँ से शुरू करें? हाउ डू यू स्टार्ट? One option would be to analyze each listed business after you have cast aside high risk one. एक ऑप्शन ये है कि आप एनालाइज ईच लिस्टेड बिजनेस, हर एक लिस्टेड बिजनेस को एनालाइज करें। पहले आपने हाई रिस्क को हटा दिया, मतलब जो 50 सैकड़ों कंपनी है उसमें से ढेर सारी खतरनाक कंपनी को हटा दिया, क्योंकि आप जानते हैं खतरा तो लेना नहीं इतना बड़ा कि जान चली जाए, डूब जाए, तो उनको हटा दिया। अब जो बिजनेस है उसको आप एनालाइज करें। द प्रॉब्लम इज दैट यू डू नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम। दिक्कत यह है कि आपके पास अफराद का समय नहीं है, बहुत कम टाइम है। द नंबर और कंपनीज में बी इन हंड्रेड्स और यू मे नीड टू स्पेंड मंथ्स। और कंपनीज कम से कम इसमें स्टॉक मार्केट पे 5,000 से ज़्यादा हैं। अगर उनको हटा भी दिया, 100 भी हैं, 100 को भी एनालाइज कैसे करेंगे? महीनों लग जाएंगे, इफ़ नॉट ईयर्स, टू गो थ्रू द एंटायर लिस्ट। सैकड़ों साल लग जाएगा पूरी लिस्ट में ख़त्म करने के लिए। One alternative would be to use two-step process that we use at नालंदा। बोलते हैं हम नालंदा में 2-step process यूज़ करते हैं, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। First step, we use one selection criteria that filters out low quality, average quality businesses and yields a preliminary list of high quality companies। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को क्लास 7 से 8 में या 8 से 9 में ले जाना है? वो एग्जाम देता है, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम के बाद क्या करते हैं? पास होता है या फेल होता है? तो कौन सा नंबर है जो पासिंग नंबर है? बोर्ड में 10वीं में पासिंग नंबर कितना है? हाँ, हमारे टाइम 35% था वहाँ बम्बई में। 35 से नीचे, 100 में से 35 के नीचे मिला तो फेल। ऐसे इन्होंने भी कोई एक फैक्टर डाला है, अगर वो कम हुआ तो कंपनी फेल, वो ज़्यादा हुआ तो कंपनी पास। इन सेकेंड स्टेप we do more work on this preliminary list to further whittle down to a final list। तो उसके बाद पहला लिस्ट बनता है, फिर हम उसके ऊपर और काम करते हैं, तब जाके फाइनल लिस्ट बनती है। मैंने देखा, आज पढ़ रहा था, टोटल 28 कंपनीज में पैसा लगाया है बस। मैं जिनको जानता हूँ जिनके पास लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, उन्होंने 100 कंपनीज में पैसा लगा रखा है। इनका 28 कंपनीज में, बहुत कम कंपनीज में पैसा लगाया है। $5 बिलियन मैनेज करते हैं, 5 अरब डॉलर ये मैनेज करते हैं। आवर इन्वेस्टेबल यूनिवर्स इज़ अराउंड 800 इंडियन बिजनेसेस। बोलते हैं भले 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी हैं, लेकिन जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 800 इंडियन कंपनीज़ हैं विथ अ मार्केट वैल्यू ऑफ मोर देन 150 मिलियंस, जिनकी मार्केट वैल्यू $150 मिलियन है। ऑफ दीज वी हैव रिजेक्टेड क्लोज टू 350 कंपनीज to minimize the risk outlined in the previous chapter। इन 800 में से हमने 350 को हटा दिया क्योंकि हमारे हिसाब से उस रिस्की है। 450 रिमेन बचे, 350 निकाल दिया, 450 बचे 800 में से। देन वी अप्लाई सिंगल फिल्टर टू कट डाउन द लिस्ट टू अबाउट 150 फर्म्स। फिर हम और ज़्यादा उसमें से छटाई करते हैं। 450 में से और छटाई करने के बाद 150 बची। लेट मी कॉल दिस सिंगल फिल्टर एफ। तो मैं बताता हूँ, कहता हूँ इसका जो छटाई का प्रोसेस है उसको हम नाम देंगे एफ। रिमेंबर दैट एफ सिंपली गिव्स अस प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑन विच वी नीड टू वर्क फर्दर टू रिजेक्ट और चूज बिजनेसेस। ध्यान रखिएगा, ये पहला फिल्टर है जहाँ पर आप कंपनीज को चूज करते हैं, इसमें लगाना है या नहीं लगाना है। लगाया नहीं अभी, खाली नाम इकट्ठा कर रहे हैं। आफ्टर डूइंग दिस आवर फाइनल लिस्ट हैज़ ओनली 75 to 80 बिजनेसेस। ये करने के बाद हमारे पास 70 से 75 से 80 कंपनी बची। एफ गेव अस एक्सेलेंट हेड स्टार्ट। तो भैया 800 कंपनी में से या 5,000 कंपनी में से अब खाली हमारे को 75 में से 80 कंपनीज लगानी है। चलो बहुत आगे आगे। एंड इट कंटिन्यूज टू डू सो बिकॉज वी डोंट स्पेंड एनी टाइम एनालाइजिंग बिजनेसेस अनलेस एफ हैज़ क्लियर्ड इट। और हम ऐसे ही करते जाते हैं क्योंकि हम जब तक कोई कंपनी एफ वाले इंपॉर्टेंट फिल्टर से, छन्नी से पास नहीं हो जाता, हम उसको नहीं रखते। द चैप्टर इज़ अबाउट एफ फिल्टर। इस चैप्टर में हम आपको वही बताएंगे कैसे वो सबसे पहली छन्नी आप डिसाइड करें। वॉट इट इज़ एंड वाई, वो क्या है और क्यों। वॉट इन योर ओपिनियन इज़ एफ, आपके हिसाब से एफ क्या होगा। टू डू दिस जॉब आई नीड टू सेटिस्फाई 3 क्राइटेरियाज। इस काम को करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला, इट शुड बी ईजिली मेजरेबल। अगर आप कंपनीज़ को सही में लिस्ट करना चाहते हैं, मतलब फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो वो जो जिस तरीके से फ़िल्टर करेंगे वो बहुत आसानी से मेजरेबल होना चाहिए।
अगर कोई बोलता है वो अच्छी कंपनी है या ख़राब कंपनी है, तो नापोगे कैसे? किसी कंपनी की अच्छाई नहीं नाप सकते, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको नाप सकते हैं। दूसरा, इट शुड रिमूव मोस्ट इफ़ नॉट ऑल लो क्वालिटी बिजनेसेस। वो जो फिल्टर होगा वो कम से कम ज़्यादातर ख़राब बिजनेस को निकाल देना चाहिए। जैसे आपने भी आजकल किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी? कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। उसमें कोई एक ऐसा फिल्टर बता सकते हैं जिसको आप यूज़ करके डिसाइड करते हैं इस कंपनी को खरीदना नहीं खरीदना? उनका ROCE अच्छा है। ROCE अच्छा है, और कंपनीज विद मिनिमम मार्केट कैप ऑफ 100 करोड़। कम से कम 100 करोड़ का कंपनी होना चाहिए। एक तो अभी तक के दो ही फिल्टर। दो चीज़, दूसरा क्या था? एक और था। हाँ, ये लोग सबसे पहला देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ और ROCE। रेवेन्यू ग्रोथ और ROCE, दो चीज़। और दूसरा है कि वो जो कंपनी है वो 100 करोड़ के ऊपर इनका मार्केट कैप होना चाहिए। कंपनी 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। आपने 3 बताया, पुलक प्रसाद ने 1 बताया। नहीं देखिए, आगे चल के हो सकता है 30 देख लें, लेकिन मुझे जब मैं आपकी बात सुन रहा था ना, मैंने उस किताब को उठाया था शुरू में, तो उसने जब, जैसे इन्होंने भी ढेर सारा नाम बताया शुरू में, मीडिया कवरेज, ट्विटर कमेंट्री, मार्जिन प्रोफाइल, डेट लेवल, यहाँ मैं डर गया एकदम, भैया क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले और सबसे अंत में खाली एक ही वर्ड मुझे याद है, कौन सा? ROCE। ROCE याद है। मुझे इतना अच्छे से याद है कि मैंने जाकर के ROCE को बोलते कैसे हैं, रोस बोलते हैं, रोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्टर देख रहा था मैं। अच्छा। और इसी एक चीज़ को पहले समझा मैं। जैसे अगर आप कहीं अगर घर बनाएंगे ना, ज़मीन, खाली ज़मीन में सबसे पहली चीज़ क्या बनाएंगे वहाँ पे? न्यू बनाने से भी पहले उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको। जब यहाँ आए थे, पटवाना पड़ेगा, बाउंड्री से भी पहले। यहाँ उसी चक्कर में लड़ाई हो गई मेरी। एक मिनट। न्यू बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ईंटा, पत्थर, गारा, सीमेंट, और इन सबको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? मिस्त्री ईंटा, पत्थर, गारा, सीमेंट को अगर लगाएगा तो चिपक जाएगा वो? कैसे चिपकेगा? सीमेंट चाहिए। सीमेंट चिपकेगा पत्थर से, लेकिन कैसे चिपकेगा? चिपचिपा कैसे होगा वो? सीमेंट में लेबर बनाएगा। लेबर क्या क्या चीज़ें मिक्स करेगा? बालू मिला दिया, मोहरंग मिला दिया, सीमेंट मिला दिया। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए आप, उसी चक्कर में लड़ाई हो रही थी। पानी। यहाँ वो लगा हुआ है पंप, हमने कहा भैया पंप में हम अपना लगा देते हैं मोटर, जो सरकारी था, लड़ाई करना शुरू कर दिया आसपास के लोग। हाँ। अच्छा। तो सबसे पहले बोरिंग, खेत में सबसे पहले किया गया है बोरिंग। तो ROCE समझ लो वो बोरिंग है। किसी भी कंपनी का अगर आपको कुछ देखना है तो सबसे पहले ROCE देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल। लेकिन अभी उसके बारे में नाम नहीं लिया गया, आगे देंगे। ये कहते हैं फर्स्ट प्लॉजिबल एजम्पशन वुड बी अ ग्रेट मैनेजमेंट टीम। आपको लगेगा कि अगर हमको किसी अच्छी कंपनी को जानना ही है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अभी झुंझुनवाला को भी मैं सुन रहा था, तो उसने एक कंपनी ली थी टाटा मोटर्स के नाम से, शेयर खरीदा था, बहुत पैसा कमाया। तो टाटा मोटर्स किसकी है? रतन टाटा की। और रतन टाटा आदमी कैसा है? बहुत बढ़िया आदमी, ग्रेट मैनेजमेंट टीम, बहुत अच्छा आदमी। तो आपको लगेगा कि एक कंपनी में, एक अच्छी कंपनी कौन सी होगी? जिसकी मैनेजमेंट टीम अच्छी हो। ठीक। ग्रेट बिजनेसेस एंड आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट टीम सीम्स लाइक अ टोटोलॉजिस। ये लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मालिक कंपनी का अच्छा होना चाहिए। फाइंडिंग एन एक्सेलेंट सेट ऑफ लीडर्स में ऑटोमेटिकली लीडर्स टू हाई क्वालिटी बिजनेस। और आपको लगेगा कि अगर अच्छे बिजनेस के हेड मिल जाएं तो अच्छा बिजनेस मिल जाएगा। इवन इफ इट डज नॉट, इट लुक्स लाइक अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आवर फिल्टर। शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी शुरुआत में अपने फिल्टर के लिए लगता है इंपॉर्टेंट है। एन एक्सेप्शनल मैनेजमेंट टीम वुड एंश्योर रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ अहेड ऑफ द कंपटीशन। अगर कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट टीम है, बॉसेस अच्छे हैं, तो ये चीज़ करेंगे कि उनका रेवेन्यू अच्छा होगा, खूब पैसा अच्छा आएगा, प्रॉफिट भी खूब आएगा। अ बैलेंस शीट दैट इज़ नॉट रिस्की। उनका हिसाब किताब ऐसा होगा जिसमें कोई घपलेबाजी नहीं होगी। अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और ये समझदार होंगे तो दूसरों से और आगे ले जाएंगे अपनी कंपनी को, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कस्टमर्स लव। और ये ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे जो उनके कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगा। ईजी राइट, नॉट सो फास्ट, है ना? आसान, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैनेजमेंट टीम से भी ज़्यादा आसान, क्योंकि एक
ग्रेट मैनेजमेंट टीम, कोई बहुत अच्छा बॉस, नापोगे कैसे? अच्छाई कैसे नापोगे? हाउ इज एन इन्वेस्टर सपोज टू फाइंड अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टीम, मैनेजमेंट टीम? एक इन्वेस्टर एक अच्छी टीम को, एक अच्छी कंपनी का बॉस को कहाँ से खोजेगा? इफ़ यू आर स्मॉल इन्वेस्टर, द बेस्ट यू कैन डू इज़ रीड देयर इंटरव्यूज़। अगर आप छोटे मोटे निवेशक हैं तो आप क्या करेंगे? अखबार में या टीवी में न्यूज़ देखेंगे, लिसन टू देयर कॉन्फ्रेंस कॉल रिकॉर्डिंग। आप उसकी कहीं, हम लोग को तो खैर मिलेगी नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल की रिकॉर्डिंग, बात फ़ोन की रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड होती है वो सुन लेंगे। चेक देयर ट्विटर फीड, अगर आप इंटरनेट पर हैं तो उनका ट्विटर में जो टाइप करते हैं वो देख लेंगे। वॉच सम ऑफ देयर इंटरव्यूज़ ऑन यूट्यूब, परयूज देयर एनुअल रिपोर्ट, उनके जो एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ लेंगे या यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज़ देख लेंगे। इफ़ यू आर अ लार्ज और प्रोमिनेंट इन्वेस्टर, यू माइट इवन बी एबल टू मीट द सीनियर लीडर्स। और अगर आप बड़े आदमी हैं, करोड़ों रुपए आपके पास हैं, तो आप बोलेंगे तो कंपनी का मालिक आपके पास आ जाएगा, आप उससे बात कर सकते हैं। हाउ एवर, इन माई एक्सपीरियंस एज एन इन्वेस्टर, नन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ हेल्प एन इन्वेस्टर कैलिब्रेट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम। पुलक प्रसाद कहते हैं, मेरे अनुभव में इन सब चीज़ों से आप किसी भी मैनेजमेंट टीम को पहचान नहीं सकते। एक बार में, 2 बार में उस आदमी के इंटरव्यू देख करके, उसका न्यूज़ पढ़ करके या उससे मिल करके आप उसको पहचान नहीं सकते कि वो अच्छा है कि ख़राब। हियर इज़ द स्टार्क एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इफ़ यू हैव टाइम, आई सजेस्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियो ऑफ जनवरी 2000 प्रेजेंटेशन बाई प्रेजिडेंट एनरॉन। अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब में जनवरी 2000 में एक एनरॉन नाम की बहुत बड़ी कंपनी थी, रिलायंस से भी बड़ी कंपनी थी, उसका इंटरव्यू सुनिए, देखिए। जेफरी स्किलिंग नाम है उस आदमी का जो उस कंपनी का सीईओ था। हिज सीनियर मैनेजमेंट लॉन्च एनरॉन ब्रॉडबैंड। उसने एनरॉन का ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट लॉन्च किया था। आई डेयर यू नॉट बी इम्प्रेस्ड। मैं आपको शर्त लगा के देता हूँ, अगर आप उस इंटरव्यू को देखेंगे तो इम्प्रेस्ड होंगे ही होंगे। आप चाह करके भी इम्प्रेस्ड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कमाल का धांसू उसकी पर्सनालिटी है और बताता है इतनी बड़ी, जैसे आज मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, ऐसे वो भी था। इट्स हार्ड टू फाइंड फॉल्ट, द गाय द गाइज आर पोज्ड कॉन्फिडेंट एंड एटलीस्ट टू माई आईज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट। इनको आप इंटरव्यू में देखेंगे एकदम अच्छे से बैठे हैं, कॉन्फिडेंट हैं और मेरे आंखों के हिसाब से काफ़ी कॉम्पिटेंट भी हैं, अपने काम को भी अच्छे से जानते हैं। इट्स हार्ड टू फाइंड फॉल्ट इन देयर स्ट्रैटेजी और विजन एंड देयर एग्जीक्यूशन प्लान फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज सीम्स स्पॉट ऑन। आप उनकी स्ट्रैटेजी में या उनकी विजन में कमी नहीं निकाल सकते, और जो उनका एग्जीक्यूशन प्लान है, मतलब जो बिजनेस करने का तरीका है, उसमें तो कोई एक रत्ती भर भी कमी नहीं है। हाउ एवर, इन लेस देन 2 years आफ्टर दिस इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, एनरॉन वेंट बैंकरप्ट। लेकिन फिर भी इस इंटरव्यू के बाद मात्र 2 साल बाद एनरॉन कंपनी बैंकरप्ट हो गई। क्या होता है बैंकरप्ट? खत्म हो गई। मतलब भैया हाथी मर गया, हाथी तो खैर जब मरता ही है, कंपनी खत्म हो गई, रिलायंस जैसी कंपनी खत्म हो गई। स्किलिंग वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर परपेट्रेटिंग अ मैसिव फ्रॉड। और जो स्किलिंग था, जो इंटरव्यू दे रहा था, उसको जेल में भेज दिया गया क्योंकि उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। एक्सेप्ट फॉर फ्यू शॉर्ट सेलर्स, नो प्रोफेशनल एनालिस्ट्स or investors could have guessed what was going on at Enron, even though the management was quite open to the media and regularly gave interviews. देखिए, अब मेरा एक नया टेस्ट डेवलप हो रहा है, एक नया शौक। अब तक तो था भैया स्टॉक मार्केट को पढ़ना है, अब मुझे स्टॉक मार्केट में जो लोग शॉर्ट सेलर होते हैं उसको पढ़ना है। शॉर्ट सेलर क्या होता है? शॉर्ट सेलर वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि उल्टा होते हैं। एक तो होते हैं स्टॉक खरीदने वाले और बेचने वाले, और एक होते हैं जो बोलते हैं ये कंपनी डूबेगी, मैं पैसा लगा रहा हूं। शॉर्ट सेलिंग। बिग शॉर्ट नाम का किताब पढ़ा है आपने? बिग शॉर्ट में जो आदमी पैसा कमाता है वो शेयर खरीद कर नहीं कमाता है, वो शेयर के अगेंस्ट लगाता है, मार्केट के अगेंस्ट। हाँ, मार्केट के अगेंस्ट में बोलता है ये कंपनी डूबेगी, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ। उसके डूबने पर डूबती तो मैं पैसा कमाऊंगा। हाँ, तो कह रहे हैं केवल कुछ शॉर्ट सेलर थे बस, और कोई प्रोफेशनल एनालिस्ट जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, इन्वेस्टर्स थे, कोई ये नहीं समझ पाया कि एनरॉन कंपनी डूबेगी या नहीं डूबेगी। बस कुछ एक आध शॉर्ट सेलर्स थे बस। जबकि मैनेजमेंट ओपनली आती थी, मीडिया में इंटरव्यू देती थी, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छी मैनेजमेंट टीम को मैं पहचान लूँ और अच्छी कंपनी को पहचान लूँ, तो ये गलत क्राइटेरिया है। आई नो वॉट यूर थिंकिंग,
एम आई बिल्डिंग माई एंटायर केस ऑन आउटलायर लाइक एनरॉन? बोलते मुझे पता है। आप कहेंगे यार एनरॉन जैसी कंपनी, एक आध डूबी हुई कंपनी के ऊपर आप बात कर रहे हो, क्यों? ऐसे तो बहुत सी कंपनीज होंगी। लेट्स लुक एट इट अनदर वे। आइए हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। आई अज्यूम यू हैव रेड द इंटरव्यूज़ ऑफ मेनी CEOs और कंप्यूटर प्रेसिडेंट्स। मैं मान के चलता हूँ कि आपने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे होंगे बड़े बड़े CEO की या कंपनी के प्रेसिडेंट्स की। डिड एनी मेंशन दैट दे डोंट केयर फॉर द कस्टमर्स, दैट दे हैव स्टॉप्ड इनोवेटिंग, और दैट दे हायर who have been rejected by other companies? कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना, मैं उसको पहले एग्जाम्पल बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं। आप मान लीजिए जा रहे हैं कल एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दे के आ गए आप। मैंने पूछा कैसा गया एग्ज़ाम, तो क्या बोलेंगे? अच्छा गया। कौन सा बच्चा बोलेगा कि एग्ज़ाम बेकार गया? जिस भी बंदे को इंटरव्यू पर पूछेंगे किसी भी कंपनी के प्रेसिडेंट को कि भाई बताओ कस्टमर्स तुम्हें कैसे लगते हैं, बोलेंगे अच्छे लगते हैं। तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है? अच्छा है। तुम्हारी कंपनी कैसी है? अच्छी। भैया कौन अपनी कंपनी की बुराई करेगा? हैव यू एवर हर्ड कंपनी लीडर्स डिस्पैरेज देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और एडमिट दैट देयर कंपटीशन इज डूइंग बेटर जॉब एंड दैट दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ द कंपनी पॉलिटिक्स? कोई कहेगा कि हमारा प्रोडक्ट बेकार है, कंपटीशन अच्छा है और कंपनी पॉलिटिक्स से मैं परेशान हूँ? You will rarely, if ever, learn anything insightful from the management, what the management says. हमारे बेचारे वैभव की एक बहुत फेवरेट आदत है, पता नहीं मेरी क्यों नहीं है। शायद मुझे सही में जो नॉलेज चाहिए होता है वो वहाँ से मिलता नहीं। जैसे अभी इलॉन मस्क टाइप के लोग हैं, अमीर CEOs हैं, उनका इंटरव्यू देखना आपको पसंद है ना? इंटरव्यूज़ देखना। मैं सोच रहा था कि मैंने इंटरव्यू देखा ही नहीं कभी किसी का। अभी भी कल मैंने झुंझुनवाला का इंटरव्यू देखा, ऑलमोस्ट 30 मिनट का एक इंटरव्यू था। एक अभी भी देख रहा था मैं, उसमें बहुत बीमार है वो, 1 साल पहले का इंटरव्यू है। अच्छा। एकदम ऐसे बैठा हुआ है, वो तो व्हील चेयर पर था ही और कमज़ोर हो गया, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है, बीच बीच में सो रहा है। बट इंटरव्यूज़ में खाली ऊपर ऊपर की बातें होती हैं। ऐसा होता है जैसे कि मुँह दिखाई के लिए कोई आए हैं लड़के वाले और लड़की से पूछा जा रहा है बताओ बेटा खाना बनाने आता है? हाँ आता है। क्या क्या बना लेती हो? दाल चावल रोटी सब्जी सब बना लेती हूँ। क्वेश्चंस होते हैं, उसके तैयार किए हुए आंसर्स होते हैं। कोई भी आपको जानकारी नहीं मिलती। दे ऑलवेज से व्हाट दे हैव बीन टॉट टू से। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो वो लोग वही चीज़ बोलते हैं जो उनको सिखाया गया है, विच एट द बेस्ट इज़ यूजलेस एंड एट वर्स्ट इज़ हार्मफुल बिकॉज एज विथ एनरॉन देयर वर्ड्स आर परसुएसिव। कहते हैं ये दो चीज़ है, लोगों का इंटरव्यू सुनना, एक तो यूजलेस है, फालतू है, और दूसरा ख़तरनाक है। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी का आपने देख लिया इंटरव्यू किसी CEO का, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बोलेंगे उसकी शक्ल देखी थी मैंने, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी मैंने, वो कंपनी बहुत अच्छा चलाएगा। अरे शर्त लगाता हूँ कितना डेयरिंग आदमी है, तो उससे आपको ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए वो इंटरव्यूज़ नुकसानदायक हैं। इन माई एक्सपीरियंस समवन सेज दिस इज़ अ ग्रेट मैनेजमेंट टीम, व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग इज दीज गाइज टॉक सो वेल। ऑथर कहते हैं अगर मुझे कोई कहता है कि यार इनकी कंपनी का ना मैनेजमेंट टीम बड़ा अच्छा है, तो मेरे को कान में समझ में आता है कि लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं। जैसे हमारे एक भाई हैं ताऊ जी के लड़के, वो मेरे लिए बोलते हैं तुम गप्पे खूब मारते हो। गप्पे नहीं बोलते, तुम बहुत बोलते हो, बल्कि वो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हो। इसका मतलब मेरी बातें नहीं सुनते। ये भी कंपनीज़ के इंटरव्यू नहीं सुनते। मेरा कितना टाइम बच गया। हज़ारों कंपनीज़ के CEOs का इंटरव्यू देखने की ज़रूरत ही नहीं। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी अच्छा काम कर रहे हैं, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रेट मैनेजमेंट टीम फिल्टर्स thus fails the first criterion of measurability being easily unmeasurable। प्लस हम चाहते थे कि जब हम किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर में मेजरेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेजरेबिलिटी मतलब नाप सकें। जैसे आप कह रहे थे कि रोड होनी चाहिए। हाँ, तो अच्छी कंपनी के अच्छे बॉसेस को नाप कहाँ से पाएंगे आप? नहीं नाप सकते। आई नो दैट मेनी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स विल डिसएग्री विथ मी।
ऑथर कह रहे हैं मुझे पता है कुछ बड़े बड़े निवेशक जो मुझसे भी बड़े होंगे वो शायद मुझसे अग्री ना करें. Many people in the fund management world pride themselves on their purported ability to separate the wheat from the chaff after a series of management meetings. कहते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, जो बोलते हैं अरे यार मैं एक बार आदमी को मिल लूँ ना, एक बार अपनी आंखों से देख लूँ तो मैं स्कैन कर लेता हूँ, गेहूँ को भूसे से अलग कर लेता हूँ, टैलेंट निकाल लेता हूँ. Some of them may have this rare skill, but most are either deluded or lying. ऑथर कह रहे हैं हो सकता है आपके अंदर वो कला हो, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आप को भरमाए हुए हैं. केवल उनको लगता है कि वो लोगों को पहचान सकते हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं. अभी आगे एक चैप्टर आएगा जहाँ पर वॉरेन बफेट कहते हैं हम तो मिलते ही नहीं जानबूझ के, क्योंकि मिलने से उस आदमी ने हमको अच्छी अच्छी बातें बोल दी, क्या पता हम उसको पसंद करना शुरू कर दें और उसको पसंद करके चक्कर में हम उसके बिज़नेस को खरीद लें जो अपने आप में ख़राब हो. आप दुकानदार से मिल ले, दुकानदार बहुत मीठा मीठा बोलता है, क्या पता उसकी मिठाई उतनी मीठी ना हो, सड़ी हुई हो. एंड इफ़ देयर इज़ समवन आउट देयर हु कैन असेस कंपनीज क्वालिटी बाय मीटिंग मैनेजमेंट, यू कैन अपलॉड देम फॉर द साइड लाइन्स विदाउट फॉलिंग इन टू द ट्रैप आवर सेल्व्स. ऑथर कह रहे हैं भैया अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है जो मैनेजमेंट टीम को, कंपनी के बॉसेस को मिल करके उनको सही या गलत एनालाइज कर लेता है, तो उनके लिए ताली बजा दीजिए. लेकिन आप मत करिए ये चीज़, ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है. अगर आप एक अच्छी कंपनी को चाहते हैं तो खाली मैनेजमेंट टीम से सिलेक्ट नहीं कर सकते. मैंने कहा ना पहले ही कन्फ्यूज़ करेंगे, बाद में आंसर देंगे. दूसरा पॉइंट, पहला तो है मैनेजमेंट टीम, वो काम नहीं करता. दूसरा पॉइंट, व्हाट अबाउट other guesses for choosing the single company trait that could point to its overall quality? Could it be revenue growth? आपने कहा था रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब होता है एक कंपनी इस साल कितना कमाई, 1 लाख, अगले साल 2 लाख, अगले तीसरे साल 10 लाख, चौथे साल 20 लाख, 5वें साल 1 करोड़. तो इसका मतलब पैसा बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू ग्रोथ. तो क्या रेवेन्यू ग्रोथ से डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी अच्छी है कि नहीं? मार्केट सीम्स टू लव कंपनीज एट द फास्ट पेस. कह रहे हैं मार्केट में लोग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनीज को पसंद करते हैं. द प्रॉब्लम विथ रेवेन्यू ग्रोथ मेजर इज दिस, हाउ डू वी नो व्हाट वेंट इनटू अचीविंग दिस ग्रोथ? हमको कैसे पता चलेगा कि इतना तेज़ी से ग्रोथ करने वाली कंपनी ने ग्रो कैसे किया? अडानी आज मतलब हम लोग तो लखनऊ एयरपोर्ट से मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर हो गया, लखनऊ एयरपोर्ट से हम हवाई जहाज़ पकड़ते हैं. पिछले 4-5 साल से मैं एयरपोर्ट को देख रहा हूँ, उसमें अडानी 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 लिखा हुआ है. उसके पहले अडानी नहीं था, अब ठेका मिला है. अडानी ने पिछले 4-5 साल में दुनिया में जो इंडिया में टॉप 100 रिचेस्ट लोग हैं, अमीर लोग हैं, उसमें आ गए. लेकिन इतने अमीर एक आदमी कैसे हो सकता है? उसके ऊपर ढेर सारा उधारी है, उसने बैंकों से लाखों करोड़ का उधार ले रखा है. गवर्नमेंट से? हाँ, गवर्नमेंट मतलब बैंक, गवर्नमेंट बैंक वही है. तो कह रहे हैं आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो पीछे से कितना उधार ले रखा है उसने, क्या कहानी है उसकी? अडानी एक इंटरनेशनल कंपनी है. हाँ. In the previous chapter, I discussed the dot-com bust in the context of fast-changing industry. कह रहे हैं इसके पहले के चैप्टर मैंने आपको बताया था .com बस्ट आया था, जैसे रेलवेज का टाइम आया था ऐसे .com का टाइम आया था, और उसमें ढेर सारी ये फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री थी, बहुत तेज़ी से बदलने वाली इंडस्ट्री थी. दिस पीरियड इज़ ऑल्सो रिलेवेंट व्हेन असेसिंग हाई ग्रोथ बिजनेस. हम लोगों ने पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई है मास्टर्स ऑफ स्केल, कि कैसे आप बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली कंपनी बनाओ. और उसमें तो कहा भी जाता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस बढ़ाओ. वो खतरनाक है. In late 1990s, most internet businesses were growing fast, but they were achieving great gravity-defying feat by spending millions of dollars of cash far in excess of their revenue. कह रहे 1990s में बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो कमा रही थी 1 लाख और खर्चा कर रही थी 2 करोड़. बल्कि मुझे याद है, मैं पुतुल के घर पे था, ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी ने कांटेक्ट किया कि मेरी एक इंटरनेट की कंपनी है और मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ इंडिया के स्कूलों के लिए. मैंने कहा आपको क्या चाहिए? बोलते मुझे लखीमपुर के कम से कम 10-15 स्कूल मेरे साथ जोड़ दो और बच्चों के साथ में हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे. मैंने कहा ऐसे कोई थोड़ी जुड़ जाएगा. बोलते आप चिंता मत करो, जितना पैसा लगेगा मैं खर्चा करूँगा.
मैंने पूछा हर एक एक स्कूल को रजिस्टर करने के लिए 5,000 रुपये तो पहले लगेगा। मैंने ऐसे बोल दिया, जाकर उनसे मिलना, बात करना, इसी में 5,000 लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, दिया एडवांस। फिर मैंने कहा अच्छा, और जितने बच्चे आएंगे उतने बच्चों का कुछ फीस लगेगा, 100-200 रुपये। स्कूल नहीं देगा, वो खुद देंगे। 2 महीने में उस आदमी ने मुझे कम से कम 80,000 रुपये दिया। मेरा काम था स्कूलों में जाना, स्कूलों से मिलना, प्रिंसिपल से मिलना, उनका नाम हम फॉर्म भरवाना कि वो हमारे साथ काम इस प्रोजेक्ट में आएंगे, स्टैम्प पे साइन कर, स्टैम्प लेना, साइन लेना। मेरे पास आज भी कहीं फाइल पड़ी होगी उस चीज़ की। 30-40 स्कूल मैंने लिख लिया था और 80,000 रुपये कमा लिया। 2 महीने बाद वो आदमी मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, उसका प्रोडक्ट बंद हो गया। 1 रुपये नहीं आया, मतलब उसने 1 रुपये नहीं कमाया, मुझे 80,000 दे दिए। ये तो लखीमपुर की बात है। लखीमपुर तो इंडिया का एक छोटा सा शहर है। अगर ऐसे उसने दुनिया भर के कम से कम 50 शहर लिए हो और हर जगह पर 80,000 रुपये दिया हो, तो समझ लीजिए कितना पैसा खर्चा हो गया उसका। तो ऐसी कंपनीज 1990 में ढेर सारी कंपनीज थी। प्रेडिक्टेबली एंड अनफॉर्चुनेटली ग्रोथ डिड नॉट टर्न आउट टू बी ब्लेसिंग इन्वेस्टर्स हैड होप्ड इट वुड बी। बोलते हैं प्रेडिक्टेबली, मतलब ये चीज़ तो होना ही था। एंड अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो ग्रोथ चाहते थे वो नहीं हो पाया, जैसा वो चाहते थे नहीं हो पाया। दे इग्नोर्ड द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ एंड सफर्ड फॉर इट। उन्होंने कॉस्ट ऑफ ग्रोथ को इग्नोर किया और फिर सफ़र किया। मतलब हर एक ग्रोथ की एक कॉस्ट होती है, कीमत होती है। ऑलमोस्ट ऑल द .com कंपनीज वेंट बेली अप इवेंचुअली। बोलते हैं ज़्यादातर कंपनीज जो थी वो सब ख़त्म हो गई। 2005 के अंत तक लॉस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ दीज न्यू फैंगल्ड बिजनेसेस वाज $2 ट्रिलियन। 2005 तक ये जो नई नई कंपनीज आई थी, जो खूब तेज़ी से ग्रो हो रही थी, जिनके पास पैसे नहीं थे, वो टोटल लॉस हुआ $2 खरब का। मोस्ट रिसेंटली द स्पेक्टेकुलर फेलियर ऑफ WeWork प्रोवाइड्स अ लेसन इन फंडिंग द हाइपर ग्रोथ बाय बर्निंग कैश। कहा जाता है आजकल की जो नई कंपनीज होती हैं वो ग्रोथ करती हैं कैश को आग लगाकर। एक कंपनी है पेपैल, वो तो किस्मत से बड़ी हो गई, बच गई। कहते हैं वो अगर एक अटैची खोल करके 100 का नोट आप छत से फेंकोगे तो जितनी स्पीड में आप फेंकोगे उससे ज़्यादा स्पीड में लोग ऑनलाइन पैसा खर्च कर रहे थे कस्टमर बनाने के लिए। ये चल रहा था। मतलब ऐसी कंपनी थी WeWork जो बहुत ग्रो हुई, पूरी दुनिया में ग्रो हुई अपना कैश जला करके। Many of you may already know SoftBank funded WeWork became one of the largest co-working space companies in the planet and once valued $47 billion. WeWork नाम की एक कंपनी थी जिसकी टोटल नेट वर्थ हो गई थी $47 अरब। Late 2021 the market value had fallen to $5 billion. और फिर 2021 में 47 अरब से घट करके इसकी वैल्यू हो गई थी 5 अरब। The company grew its revenue from 415 मिलियन 2016 to 3.5 बिलियन in 2019। ऐसा नहीं कि पैसा आ नहीं रहा था, पैसा आ रहा था। 2016 में इनके पास $415 मिलियन आ रहा था। 2019 में इनके पास 3.5 अरब आ रहा था। 8 गुना जंप, 3 साल में 8 गुना ग्रोथ। 2019 में IWG द ओल्ड वर्ल्ड इन co-working giant had revenue of 2.7 billion, a growth of only 28% since 21। एक दूसरी कंपनी, ये इसका नाम था WeWork। एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है IWG। वो बेचारी कितना की 28% ग्रो किया सिंस 2016। 16 से 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल में 28%। मतलब अगर 100 रुपये की कंपनी है तो 128 हुई, और ये अगर 100 रुपये की है तो कितना हो गई? 3 गुना, 300। इतनी तेज 2 साल में इसने 28% ग्रोथ करी, और IWG ने 16, 17, 18, 19, 20, 21 6 साल में 28% ग्रोथ करी थी, ये बता रहे हैं। WeWork was consuming cash as if it had side business running printing press for dollars। कहते हैं WeWork वाले इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे थे कैश, ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास डॉलर छापने की मशीन है। मान लीजिए आप मुझसे कहें कि सर ग्रो करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, और मैं किसी अमीर आदमी से मिल लूँ, ले आओ यार 1 करोड़ लाओ, एक सेंटर खोल दिया, 1 करोड़ लाओ, दूसरा सेंटर खोल लिया। ऐसे हमने
10 महीने में 10 सेंटर खोल लिए, पैसा कितना आ रहा है वो नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही थी। इट हैड टू पुल इट्स IPO इन द 4th क्वार्टर। बोलते हैं बाद में जब इनका IPO आया, लिस्टिंग आई, इन द 3rd क्वार्टर 2019 अलोन द कंपनी डिक्लेयर्ड लॉस ऑफ $1.25 बिलियन। 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट दिखाया, 3rd क्वार्टर में लॉस दिखा दिया। तो थोड़ा बहुत नहीं, $1.25 अरब का। और उसके बाद इनका जो IPO निकल रहा था, जिसको निकलने के बाद लोग शेयर खरीद सकते थे, बेच सकते थे, बंद कर दिया गया। इतनी बड़ी कंपनी बंद हो गई। Many high growth companies don't burn equity for growth but rely on debt instead। कहते हैं बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना इक्विटी नहीं देती हैं ग्रोथ के लिए। इक्विटी मतलब होता है आप अगर मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको कंपनी का थोड़ा हिस्सा देता हूँ, तो आप भी मेरे साथ काम करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं। आप उधार दे दो, मैं ग्रो करूँगा। विच इज़ इवन वर्स बिकॉज डेट होल्डर्स नीड देयर मनी बैक विद ग्रेट रेगुलरिटी अनलाइक इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो एक तरफ तो देखो, चाहे आप उधार लेके पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे आप किसी से निवेश कराकर पैसा खर्च कर रहे हो, दोनों ही खतरनाक है जो कि मार्केट में चलता है। डू यू रिमेंबर द फास्ट ग्रोइंग लीमैन ब्रदर्स एंड बियर स्टर्न्स? लीमैन ब्रदर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं, SBI, पता है कितनी बड़ी कंपनी, कितनी ब्रांच होगी? मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक नंबर बताइए, मन में सोचिए कितनी ब्रांच होगी इनकी। कल बताया था मुझे, नंदिनी बताया कितनी ब्रांच है इनकी। टोटल ब्रांच है 22,000 और HDFC के 8,000 ब्रांच है। और मान लीजिए कल के कल बंद हो जाए तो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे लोगों का अकाउंट उसी में है, गरीब अमीर सबका। ऐसे ही कंपनी थी लीमैन ब्रदर्स, बड़ी बैंक थी, ख़त्म हो गई। लीमैन ग्रू इट्स रेवेन्यू बाय 36 एनुअली फ्रॉम 17 अरब टू 59 अरब इन 5 साल। 2003 से 2007 में 17 अरब से बढ़कर के 59 अरब ये बढ़ गई। दिस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ अबाउट 40 बिलियन वॉज फंडेड बाई इंक्रीमेंटल डेट ऑफ ऑलमोस्ट 90 बिलियन। तो ये ग्रोथ आई कहाँ से थी? 17 अरब से 59 अरब कहाँ से आई? उधार लेकर के। 90 अरब का इसने उधार लिया था, काफ़ी खर्चा किया, काफ़ी दिखा दिया कि हमने कमाया है। सिमिलरली बियर स्टर्न्स ग्रू इट्स रेवेन्यू 7-fold। एक और कंपनी है बियर स्टर्न, वो 7 गुना बढ़ गई। वॉज प्राइमरली फंडेड बाई एडिशनल डेट ऑफ 42 अरब। इसने दिखाया कि मैं 3.5 अरब कमा रही हूँ, लेकिन उसने उधार ले रखी थी 42 अरब। लोग इनको दे भी देते हैं यार इतने लोग मांगते, लोग दे भी देते हैं। हम लोग 1 लाख लेने जाएंगे, नहीं मिलेगा, इन लोगों को अरबों में मिलता है। When financial crisis hit in 2008, these highly leveraged entities which had contributed to the problem had nowhere to hide. They both collapsed that year. बोलते हैं दोनों बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनको बोलते हैं हाईली लेवरेज्ड एंटिटीज। लेवरेज्ड मतलब क्या होता है तुम नहीं बताओगे? लेवरेज मतलब बोलो एक बार। लेवरेज मतलब अब बताओ। उधार, कर्जा। कोई उधारी लेकर के टाई सूट पहनकर मोबाइल फ़ोन लेकर मोटरसाइकिल में या कार में बैठकर घूमे, ऐसी ये थी, उधारी लेकर चल रही थी, बंद हो गई, बोथ कोलैप्स्ड, ढह गई, उसी साल 2008 में ख़त्म हो गई। आई ऑल्सो हैव अ पर्सनल रीज़न फॉर नॉट वांटिंग रेवेन्यू ग्रोथ टू बी प्राइमरी सिलेक्शन क्राइटेरियन। बोलते हैं मेरा पर्सनल रीज़न है क्योंकि मैं कंपनीज़ का रेवेन्यू ग्रोथ को मैं पसंद नहीं करता हूँ। इन माई एक्सपीरियंस हाई ग्रोथ बिजनेस कैन हाइड मैरिड प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम इश्यूज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी, एम्प्लॉय कल्चर एंड अकाउंटिंग टू अ ब्लोटेड बैलेंस शीट। कहते हैं अगर कोई कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, मतलब बहुत कस्टमर आ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, तो वो लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स छुपा लेते हैं। वो कहते हैं ग्रोथ तो हो रही है ना, परेशान क्यों हो रहे हो? अगर उनकी प्रॉब्लम है अपने प्रोडक्ट की, अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉय दुखी हैं, या उनके अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी है, कहीं धांधलेबाजी चल रही है, तो सब लोग छुपा देते हैं। उनको लगता है जब प्रॉफिट आ रहा है तो तुम काहे ध्यान दे रहे हो? तो फिर हम अच्छी कंपनी को पहचान नहीं पाते।
According to a study conducted by Kaufman Foundation Inc. magazine, 5 to 8 years after magazine had identified 5,000 businesses as fastest growing, 2/3 of those had shut down. एक बिजनेस ने बहुत बड़ा स्टडी किया था, 5,000 कंपनीज को स्टडी किया था जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग, उसमें से 2/3 कंपनीज ख़त्म हो गई। जैसे हम लोग कार के लिए कहते हैं बहुत तेज़ चलती है गाड़ी तो एक्सीडेंट होता है, बहुत तेज़ अगर कंपनी चलेगी तो ख़त्म हो जाएगी। मतलब 3 साल पहले मैगजीन में निकला कि बहुत अच्छी कंपनी बढ़ रही है, 3 साल बाद उसमें 2/3 कंपनियां खत्म हो गई, या तो बंद हो गई या तो डाउन साइज हो गई। 10,000 एम्प्लॉयज़ को सीधे कम करके 300 कर दिया, 200 कर दिया। जैसे हमारी अनअकैडमी जहाँ श्रद्धा काम करती थी वो बहुत डाउन साइज कर दिया। और हैव बीन सोल्ड डिसएडवांटेजेसली, या तो ऐसा हो गया बहुत कम कीमत में कौड़ी के भाव पे बिक गई। आई होप यू विल एग्री दैट वाइल हाई ग्रोथ इज ईजी टू मेजर, it stumbles on our second filtering criterion, removing most if not all low quality business. कहते हैं हाई ग्रोथ को नाप तो सकते हैं लेकिन उससे हमको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कंपनी अच्छी है कि नहीं अगर खरीदना चाहते हैं तो एक तरफ हमने किसको मना कर दिया, अच्छी बॉसेस, गुड मैनेजमेंट क्वालिटी, गुड मैनेजमेंट टीम, उसको आप नहीं देख सकते क्राइटेरिया की तरह अच्छी कंपनी को पहचानने के लिए। और दूसरा रेवेन्यू ग्रोथ, कि कितना रेवेन्यू आ रहा है वो नहीं कर सकते। आई नो यू विल काउंटर मी विथ जस्ट वन वर्ड, एप्पल। आप कहेंगे अरे एप्पल के बारे में बताओ, एप्पल कंपनी इतनी अच्छी है। दिस फैंटास्टिक बिजनेस ग्रू इट्स रेवेन्यू 35 फोल्ड 2004 to 20। ये कंपनी ने अपने पैसे को बढ़ाया है 35 गुना 2004 से 2020 तक, एट एन एनुअलाइज्ड ग्रोथ ऑफ 25%। हर साल 25% की ग्रोथ हुई थी। बट फॉर एवरी एप्पल देर आर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ लेमन। लेकिन भैया एक एप्पल इतनी बड़ी कंपनी के साथ साथ कम से कम सैकड़ों नहीं हज़ारों नींबू भी होंगे जो आपके दांत खट्टे कर देंगे, उसको खाने जाओगे ख़त्म हो जाओगे। ओके, लेट्स रिकैप। तो चलिए हम फिर से रिवाइज करते हैं। वी वॉन्ट टू यूज़ सिंगल फिल्टर एफ टू सेलेक्ट बिजनेसेस फॉर फर्दर एनालिसिस। हम एक क्राइटेरिया चाहते हैं ताकि हम अच्छी कंपनी को पहचान सकें। दिस शुड होपफुली सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इससे हमारा बहुत टाइम और हमारा एफर्ट बच जाएगा। वी वंडर्ड इफ़ वी कुड यूज़ क्वालिटी मैनेजमेंट टीम, फास्ट ग्रोथ। हमने देखा कि क्या हम क्वालिटी मैनेजमेंट टीम को या फास्ट ग्रोथ को देख सकते हैं एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। वी रिजेक्टेड बोथ एज गुड कैंडिडेट्स ऑफ एफ बिकॉज इट इज़ टफ टू असेस द फॉर्मर एंड लेटर कैन एंड अप कॉजिंग हार्ट बर्न्स। इन दोनों को हम नहीं मानेंगे क्योंकि पहले वाले को नापना मुश्किल है और दूसरे वाले को आप नाप लेंगे लेकिन उससे कोई पता नहीं चलेगा, लोग छुपा लेते हैं। तीसरा एक और चीज़ बताया इसने, ये मैंने सुना था, ये शब्द एबिटा, ये शब्द मैंने सुना था उधर रवि राजू वेंकटरमण, वो बहुत बोलते थे, बोलते हैं आप एबिटा बिजनेस को मेजर करने के लिए एबिटा। द थर्ड गेस ऑफ क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग बिजनेस फॉर फर्दर एनालिसिस कुड बी मार्जिन्स। मार्जिन मतलब बचत कितनी हो रही कंपनी की। इज हाई मार्जिन बिजनेस हाई क्वालिटी बिजनेस? क्या अगर कंपनी में बचत ज़्यादा हो रही है तो अच्छी कंपनी है? मेनी सीम टू थिंक सो, बहुत से लोग यही मानते हैं। मार्जिन कैन मीन मेनी थिंग्स टू मेनी पीपल। अब मार्जिन बहुत से लोगों के लिए बहुत बहुत चीज़ होती है। एक होता है ग्रॉस मार्जिन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल्स। ग्रॉस मार्जिन मतलब टोटल कितना सेल हुआ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। मान लो हम एक अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ हमारा 1000 रुपये का, उसमें खर्चा आया 200 रुपये, तो सेल्स माइनस 200 रुपये, 1000 में से 200 निकाल दिया, बचा 800 डिवाइडेड बाय सेल्स। और एक दिन में आपने किया लेट्स से 100, तो 800 डिवाइड बाय 100, 8, ये आपका ग्रॉस सेल्स हो गया। तो एक कुछ लोग मानते हैं ग्रॉस मार्जिन। दूसरा है एबिटा मार्जिन, ये नई चीज़ है। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन डिवाइड बाय सेल्स। एबिटा मुश्किल चीज़ है। इसमें आप 3-4 चीज़ों को लेते हो। बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप। अगर आप साल भर बाद उस अपने पैसे को बैंक में दे रहे हैं तो 1 साल बाद या 2 साल बाद उसका कीमत कितना कम हो गया, बिकॉज पैसे की कीमत भी गिरती जाती है। तो कुछ लोग मानेंगे ग्रॉस मार्जिन, कुछ लोग बोलेंगे एबिटा मार्जिन, कुछ लोग मांगेंगे एबिट मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड सेल्स। विच ऑफ दीज इफ एनी कुड वी चूज? बोलते हैं इसमें से हम कौन सा लें?
ग्रॉस मार्जिन लें, एबिटा मार्जिन लें, एबिट लें। चलो अच्छा है ना, ना मुझे समझ में आया ना इसको रखना है। बहुत से लोग इसको मानते हैं। बोलते चलिए देखिए, अभी इसमें बात कर रहे हैं ग्रॉस मार्जिन की। मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन नाम तो याद हो जाए। मैंने अपने आप को ही बताया, नाम तो याद हो जाए। ग्रॉस मार्जिन विच मेजर्स डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोडक्ट और द सर्विस बीइंग सोल्ड। अकाउंटेंट्स कॉल दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहते हैं ग्रॉस मार्जिन मतलब जो माल आप बेच रहे हो उसका कॉस्ट, कितने का माल लिया। इफ बार ऑफ सोप रिटेल्स फॉर $1 एंड कॉस्ट इज 30 cents टू मेक, देन द ग्रॉस मार्जिन इज 70%। सिंपल। अगर आप एक साबुन बेच रहे हो 100 रुपये का और उसको बनाने में 30 रुपये खर्चा हो रहा है, तो ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ? 70 रुपये का ग्रॉस मार्जिन हो गया। एक बार दोबारा एकदम से सिंप्लीफाइड में बोलिए। एक साबुन लिया आपने 100 रुपये का, नहीं साबुन लिया, साबुन बना के बेच रहे हैं आप। डेफिनेशन पूछा है तो समझ गया। ग्रॉस मार्जिन मतलब कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताइए मैं समझा कि नहीं। कितनी बचत हो रही है मेरे खर्चा करने के बाद। हाँ, मैं ये फ़ोन बना के बेच रहा हूँ, फ़ोन बेच रहा हूँ, कितने 10,000 का फ़ोन है, बनवाई आपको 5,000 की लग गई, तो आपका ग्रॉस मार्जिन हुआ 5,000। ये कैमरा बनाया बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए का, और इसमें बनवाई कितना पड़ी? बनवाई पड़ी मतलब 25,000 रुपये। 25,000, तो ग्रॉस मार्जिन 75, 75,000 रुपये। ये ग्रॉस मार्जिन है। तो क्या इसका मतलब अगर अच्छा मार्जिन है तो अच्छा बिजनेस है? नॉट रियली, जी नहीं। सेवरल इंटरनेट बिजनेसेस बोस्टेड ग्रॉस मार्जिन ऑफ मोर देन 90% इन .com era। बहुत से इंटरनेट के बिजनेस ऐसे थे जो बोलते थे 90% ग्रॉस मार्जिन है हमारा, बट ऑलमोस्ट ऑल एक्सपीरियंस ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग स्पेंड। लेकिन उन सब का ढेर सारा मार्केटिंग का खर्चा मार डाला। मुझे लगता था ऑनलाइन जो हम काम कर रहे हैं, कोर्स वोर्स चला रहे हैं, इसमें तो बचत ही बचत है। वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला और फ्री। जब मैंने उसका वो बनवाया, वेबसाइट बनवाया, तो पता चला जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं वो एक सर्वर पे जाकर इकट्ठा हो जाता है, और यूट्यूब पे तो हर कोई देख सकता है। लेकिन उस सर्वर का कॉस्ट अगर आप अपना खरीदते हैं तो वही महीने का जितना हमने रखा है उसका महीने का कम से कम 10,000 रुपये आएगा, एक खर्चा। दूसरा खर्चा, अभी तो हम लोग वीडियो बनाते हैं 2,000 4,000 लोग देखते हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख लोग देखें। तो जो आचार्य प्रशांत जैसे बड़े बड़े लोग हैं वो लोग प्रचार चलाते हैं, ऐड चलाते हैं। देखा आपने, ढेर सारे ऐड आते हैं ना यूट्यूब पे। पता है उस ऐड को चलाने का कितना खर्चा करते हैं आचार्य प्रशांत जैसे चैनल? एक महीने में 1 करोड़ रुपये। क्या? उसका वेबसाइट है जिसमें हर महीने पब्लिक से डोनेशन लेता है वो। आप 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, 1,000 दो, 1 करोड़ रुपये उसका महीने का डोनेशन, अरे खर्चा है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का, यूट्यूब पे, गूगल पे। तो वो खर्चा देखने पर तो लगता है वीडियो बना करके चला दो, कोई खर्चा ही नहीं है, लेकिन खर्चा छुपे छुपे खर्चे होते हैं। ग्रॉस मार्जिन सब कुछ नहीं बताता। EBITDA margin or EBIT margin, also called as operating margin, measuring EBIT margin could have more sensible because it accounts for depreciation, which is real cost of doing business, but just because it is better measure does not mean it is good measure। कह रहे हैं EBITDA को हम नाप सकते हैं, EBITDA में और खर्चे वर्चे भी जुड़ जाते हैं, लेकिन जो इसको भी हम अच्छा नहीं मानते। इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिए। टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ 2 रियल वर्ल्ड बिजनेस। एक दुनिया में 2 बिजनेस लीजिए। बिजनेस सी हैज़ ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 3% ओवर पास्ट 15 ईयर्स। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी सुनिए। एक बिजनेस है सी बिजनेस, जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन है 3% पिछले 15 साल से। ऐसे देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ एमपी स्कैन चल रहा है, तो एक अल्ट्रासाउंड तो 1,000 रुपये का हो रहा है, उसमें सामान लग रहा है लेट्स से 200 रुपये का, बचा कितना? 800। ये तो हो गया ग्रॉस मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन में आएगा एम्प्लॉयज़ का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, उसको ऑपरेट करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, वो खर्चे हटा करके जो पैसे बचते हैं वो। तो 2 बिजनेस हैं, एक का 3% ऑपरेटिंग मार्जिन है, बहुत कम है, और एक का 19% ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो कौन सा अच्छा है? एक में 3% पैसे बच रहे हैं, एक में 19%। नहीं, 3% ऑपरेटिंग मार्जिन तो 3 वाला अच्छा है। नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब प्रॉफिट, बचत। अच्छा, ऑपरेटिंग खर्चा नहीं। ओके, हाँ, खर्चा हटने के बाद। हाँ, तो 19% वाला है, ठीक है। वुड यू रिजेक्ट द बिजनेस सी, सेलेक्ट बिजनेस टी? तो आप सी को हटा देंगे, जो 3% वाला छोड़ देंगे, उसमें कम पैसा बच रहा है,
If you do so, you would have spurned Costco, one of the America's best run business. अगर आप ऐसा करते हैं तो अमेरिका का एक बहुत अच्छा बिजनेस है Costco, उसको आप छोड़ देंगे और आप घाटा करेंगे. बिजनेस टी इज टिफनी. जो 19% बचता है वो है टिफनी. वेल रन बिजनेस बट नॉट as well run as Costco. What makes Costco at margin 3% a better company than Tiffany at 19%? I will get to that shortly. Suffice it to say that using margin as a starting point to narrow out our list of companies may lead us to astray. दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. Costco का नाम शक्ल देखिए. बॉल बनाती है, स्पोर्ट्स कंपनी है ये. Costco बॉल बनाती है. ऐसे ऐसे बॉल, फुटबॉल बनाती है ना. फुटबॉल मुझे याद है, मैं वॉलीबॉल. इसमें मात्र इसका जो ये ऑपरेटिंग मार्जिन है 3%. और टिफनी, हाँ टिफनी क्या बनाती है पता है? एक मिनट क्या बनाती है? ये सब बनाती है, हीरे जवाहरात. कहते हैं टिफनी जिसमें की बचत 19% है. कितना? वो खराब बिजनेस है. कॉस्टको जिसमें बचत है 3%, वो अच्छा बिजनेस है. मैं आपको बात बताऊंगा क्यों. बट फिलहाल हम आपको बता दें कि ये क्राइटेरिया जो कौन सा वाला मार्जिन, कौन सा मार्जिन? एबिट और एबिटा नहीं, ऑपरेशन मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन. हाँ, एबिटा मार्जिन, ये सही चीज़ नहीं है. वी हैवेंट येट कंसिडर्ड मैक्रो फैक्टर्स फॉर बिल्डिंग द शॉर्ट लिस्ट. और अभी हमने बड़ी बड़ी चीज़ें तो देखी नहीं जब आप कोई शॉर्ट लिस्ट बना रहे हो. बट विच सिंगल पीस ऑफ मैक्रो डाटा शुड वी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इंडिविजुअल बिजनेस? कौन सा वो एक चीज़ हम पकड़ें किसी बिजनेस को खरीदने के लिए, एक चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल्स, इफ एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इन्फ्लेशन विल राइज, शुड द कॉस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स. मान लीजिए लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ेगी, तो कस्टमर्स को पाने का भी महंगाई बढ़ेगा. Should we shortlist any customer goods business able to, if experts believe inflation will rise, should we shortlist only consumer good business able to pass on to the increased cost to their customers? If we do so, should we then completely revise the list if the inflation expectation get reversed within 6 months? अच्छा, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था. ये पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आया था. I don't know how to account for macro factors for short listing high quality business. I'm not suggesting that it is wrong thing to do, just that I don't know how it can be done, and so we avoid considering any macro factor as preliminary filter F. What about accounting for macro factor when making the final list? More on this later. एक मिनट रुक जाइए, क्या पूछो? पूछ लो भैया. आज तो खाली यही बताया कि 2 चीज़ें आप मत पकड़िए. इस चैप्टर का नाम पता है क्या है? साइबेरियन सॉल्यूशन. और साइबेरिया जब आप मेरे मुंह से सुनते हैं तो दिमाग में क्या बनता है? कोई पिक्चर एक जगह है. कैसी जगह होगी? अरे वाह, आपको, मुझे नहीं याद था. कल आपने देख लिया ना. ठंडा, कितना ठंडा? बहुत ज़्यादा ठंडा. और साइबेरिया के बारे में बात हमने क्यों की? क्योंकि वहां पर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हुआ था. साइबेरियन सॉल्यूशन में एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें एक खास चीज़ पाई गई, और उस खास चीज़ को ये जोड़ रहे हैं कंपनियों के साथ. अभी मैं खाली बक्सा तैयार कर रहा हूं, उसके अंदर जो बात है बाद में मत बताएंगे. ये साइबेरियन सॉल्यूशन, बस बोलिए. नहीं, अभी देखो, कल की वीडियो में तो नहीं होगा. कल का वीडियो 3 पेज का है, मतलब हम लोग का जाएगा 1.25 घंटे का. उसके बाद आएगा जो मेन चीज़ है जिसको आपको कंपनी में देखना है, वो है ROCE. वो तब आएगा. लेकिन ROCE याद दिलाने के लिए ये साइबेरियन सॉल्यूशन बता रहे हैं. नहीं तो पता है क्या होता है, हम लोग जब स्कूल पढ़ते हैं, मान लो कोई सवाल है, कोई जैसे सवाल पूछा गया मेडिकल में कि खांसी के कारण बताइए, कौन कौन सी वजह से खांसी आती है. तो बताइए, आपको कुछ आइडिया है कौन कौन सी वजह से खांसी आ सकती है? आप तो
तो उसका इन्फेक्शन होता है, वेरी गुड, इन्फेक्शन होता है, और कोरोना वायरस जो है, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, और कुछ और उसके बाद तो कैंसर से भी होता है, और अगर फेफड़े में पानी हो गया तब भी होता है, और टीबी एक तरह का इन्फेक्शन है, उसे भी होता है। अच्छा, हार्ट की प्रॉब्लम से खांसी हो सकती है, उससे भी होता है। इन खांसी के कम से कम 50 कारण हैं, और जब हम लोग एग्ज़ाम में पढ़ते थे ना तो हमको लगता था यार कौन सा कारण भूल न जाए, सब रटते थे। एक से लास्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, 50 कारण नहीं है कंपनी को सेलेक्ट करने के, एक कारण याद रखना। मैं एक कारण का नाम पहले ही बता दे रहा हूँ, ROCE। उसके बारे में कल नहीं परसों वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उस एक कारण को समझने के लिए ये साइबेरियन सॉल्यूशन को बता रहे हैं। अभी तक खाली कहानी नाम सुना आपने, साइबेरियन सॉल्यूशन, कौन सा सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था बताया नहीं। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे। जब इसने कहा बट विच सिंगल पीस ऑफ मैक्रो डेटा शुड बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग इंडिविजुअल बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल इफ एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इन्फ्लेशन विल राइज शुड बी शॉर्टलिस्ट ओनली कंज्यूमर गुड्स। मतलब जब महंगाई बढ़ेगी तो ये जो दुकान वाले हैं ये लोग फटाफट अपना प्राइस बढ़ा लेते हैं, तो क्या हमें उनके अगेंस्ट शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। फिर कह रहा है कि शॉर्टलिस्ट ओनली कंज्यूमर गुड्स बिजनेस एबल टू पास ऑन इंक्रीज्ड कॉस्ट टू देयर कस्टमर्स। If we do so, should we then completely revise the list if the inflation expectations get reversed within 6 months? तो क्या इसको रिवाइज करना चाहिए? I don't know how to account for macro factor for shortlisting high quality businesses. I'm not suggesting that it is wrong thing to do. Is that I don't know how it can be done, and so we avoid considering any macro factor as our preliminary filter F. ये बस इसमें ये कह रहा है कि हमें कोई तरीका नहीं पता है कि कैसे मैक्रो फैक्टर इसमें छोटा डिटेल हमें नहीं पता है। ये कह रहे हैं कि देखिए ढेर सारे, वही मैंने कहा ना, ढेर सारे चीज़ें हैं, उन ढेर सारी चीज़ों में से नहीं फंसना है, एक चीज़ में फंसना है। अगर महंगाई बढ़ गई तो ये कंपनी जो है अच्छी हो जाएगी, ये कंपनी ख़राब हो जाएगी, हम जानते नहीं। अगर मान लो कोई कंपनी है, जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड का ही काम है, महंगाई बढ़ गई तो अल्ट्रासाउंड का रेट बढ़ जाएगा। अब क्या अल्ट्रासाउंड का बिज़नेस खरीदेंगे ये लोग? तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया था, इसके हर चैप्टर में ऐसे ही है, शुरू में कंफ्यूज कर देगा, उसके बाद अंत में आते आते एक चीज़ याद रखवाएगा मुझे। मैं बहुत खुश हूँ इस किताब को पढ़ के, और मुझे लगता है मैं आप लोगों को समझा ले जाऊँगा, अभी नहीं, बट ये शब्दों को पहले पकड़ना पड़ेगा आपको। इसके पहले वाला चैप्टर क्या था, इतना बड़ा रिस्क मत लो। जैसे आप लोगों की जो भी कीमत है, सैलरी है 10,000 12,000 है, उसमें से आप हर महीने 500 रुपये का या 1,000 रुपये का रिस्क लो बस। मैं भी उतना ही रिस्क लूँ जितने में मेरा बिज़नेस न रुके। मैं ऐसा रिस्क न ले लूँ कि भैया बिज़नेस ही रोकना पड़ जाए, सेंटर ही बंद करना पड़ जाए। छोटा रिस्क लूँ। ये सबसे पहला चैप्टर था। अब कंपनी को अगर ख़रीदना है, किसी अच्छी कंपनी को, तो अच्छी कंपनी को कैसे ख़रीदना है, कैसे पहचानना है, उसकी बात चल रही है, और उसका आंसर है ROCE। लेकिन उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा साइबेरियन सॉल्यूशन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमें कोई तरीका पता ही नहीं है। अगर आप कहते हो मैक्रो फैक्टर में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम लोग इन दुकानों में जाकर के पैसे इनमें लगा दें, ये बढ़ेंगे, हमारा भी बढ़ जाएगा पैसा। ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे काम कर रहा है। तो ये भी आगे भी कहेगा, हमारे एफ फिल्टर में ये चीज़ नहीं आती। इनफैक्ट ये आगे चल के इतना अच्छा बोलता है कि बिजनेस में पता है लोगों का लॉस क्यों होता है, क्योंकि लोग ढेर सारा चीज़ जान लेते हैं लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं। इस किताब से मुझे यही फ़ायदा हो रहा है। ऐसे मुझे भगवत गीता पढ़ लिया, ढेर सारा चीज़ जान लिया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम पड़ा मेरे मन को कैसे मैं शांत करूं। ज़ेनोगा में खाली एक ही चीज़ समझ में आता है हम लोगों को, IESM। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक में, वो एक चीज़ समझ में आ जाए तो आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। बैंक में रखा है 5,000 रुपये, इसमें रखा है 500 रुपये, बस। लेकिन वो कैसे रखना है वो अभी हम सीखेंगे। तो इन्होंने 3 चीज़ें अवॉइड करने के लिए कही, गुड मैनेजमेंट टीम, रेवेन्यू ग्रोथ और मैक्रो फैक्टर्स। 3 चीज़ अवॉइड करने के लिए कहा कि भाई कहीं न्यूज़ आए बड़े बड़े लोगों की कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, कंपनी बना रहे हैं, इस पर भरोसा मत करिए। दूसरा न्यूज़ आए कि बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली कंपनी है, इसमें पैसा लगा दो, उस पर मत लगाइएगा। और तीसरा मैक्रो फैक्टर्स हैं, कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कहीं पर महंगाई कम हो गई, कुछ हो गया। जैसे अभी रिसेंटली BJP जीत गई तो मार्केट उठ गया, तो उस भरोसे पर पैसा मत लगाइए, बहुत से लोगों का पैसा डूब जाता है ऐसे। खैर,
कल ये बताएंगे हमें द एवोल्यूशनरी कैस्केड ऑफ सिंगल सिलेक्शन क्राइटेरिया। अभी अपना पहला ही मेथड बता रहे हैं, सेकंड मेथड पे नहीं आए हैं। कल हम लोग वो एक्चुअली समझेंगे जो साइबेरियन सोल्यूशन है उसमें क्या एक्सपेरिमेंट हुआ वो समझेंगे आप। अरे भैया कल का तो और मुश्किल चीज़ है। अभी इनका दो इनका प्रोसेस है वो अभी बताया नहीं है ना। अभी तो खाली बताया मैंने बताया ना, उसका जो सही आंसर है वो क्या है, ROCE। वो परसों की वीडियो में आएगा।